हेलो। एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैकेंडर का हृदय क्षेत्र का विचार, जिन्होंने सामरिक महत्व के क्षेत्र में एवं शक्तिशाली क्षेत्रों के संबंध में दिया है। मोटे तौर पर आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि मैकेंडर ये कहता था, इंग्लैंड सोता है तो विश्व सोता है, इंग्लैंड जगता है तो विश्व जगता है। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश का जो हृदय धड़कता है तो पूरे विश्व का हृदय धड़कता है। अर्थात ब्रिटेन है तो सब कुछ है, ब्रिटेन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे विचार उसके थे। अब आपको इस बारे में विशद रूप से बताया जाता है, सुनिए। विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्रों एवं शक्तिशाली क्षेत्रों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार ब्रिटिश भूगोलवेत्ता H.J. मैकेंडर के हैं। मैकेंडर ने अपने विचारों को अत्यधिक तर्कपूर्ण एवं ऐतिहासिक विवेचना के साथ प्रस्तुत किया। उसी का परिणाम था कि अनेक विद्वानों ने उसके विचारों को परिपुष्ट किया। स्वीडिश भूगोलवेत्ता केजेलिन तथा जर्मन विद्वान कार्ल हासोपर के विचार एवं भू राजनीति विचारधारा पर मैकेंडर के विचारों को अत्यधिक प्रभाव है। मैकेंडर के विचार हार्टलैंड परिकल्पना या हृदय क्षेत्र परिकल्पना के नाम से विख्यात हैं। इसमें उन्होंने विश्व के राजनीतिक स्वरूप और उसके आधार पर भावी शक्तिशाली क्षेत्र का उल्लेख किया। मैकेंडर ने अपने विचार कुछ लेख एवं पुस्तक में प्रस्तुत किए तथा समय के साथ उनमें कतिपय परिवर्तन भी किए। सर्वप्रथम मैकेंडर ने अपने विचार 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख एक शोध पत्र में व्यक्त किए। इसका शीर्षक था द ज्योग्राफिकल पियोट ऑफ हिस्ट्री, जिसके बाद में प्रकाशित भी हुआ। इस प्रपत्र में मैकेंडर ने इतिहास के केंद्र को भौगोलिक क्षेत्रीय विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्त किया। मैकेंडर द्वारा उपयुक्त प्रपत्र में व्यक्त विचारों का सारांश ये है कि यूरोपीय सभ्यता का उदय एशियाई आक्रमणों द्वारा हुआ। एशिया के स्टेपी प्रदेश से यूराल तथा कैस्पियन के मध्य मार्ग से 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक अनेक जातियों के लोग, जिसमें हूणे, अवार्म, बुल्गारियंस, मर्गियंस, कज्जाक, पाटनिक्स, मंगोल, कालमुख आदि आए तथा वर्तमान इतिहास का अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं आक्रमणों का इतिहास है। इसका प्रभाव केवल यूरोप पर ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया की सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे भारत, चीन, ईरान, इराक आदि पर भी पड़ा। जिन क्षेत्रों से ये आक्रमणकारी आए वह क्षेत्र मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र है, जहाँ घास के मैदान हैं तथा घोड़े ऊँट भी परिवहन के साधन थे। उनका विचार था कि इन्हीं लोगों ने मध्य पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया ही नहीं अपितु यूरोप के क्षेत्रों के इतिहास को भी प्रभावित किया। अब आपको मैं सारांश के तौर पर सीधा इंडिया के ऊपर ला रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देखिए। आप चंगेज खां का नाम सुना होगा आपने। चंगेज खां मंगोलिया का था, उसने इंडिया पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान आया है जो, उसने आक्रमण किया इंडिया के ऊपर। होने जो जातियां थी मध्य एशिया की, वो इंडिया की सोने की चिड़िया को लूटने के लिए समय समय पर भारत के ऊपर आक्रमण किया है। ये वो जातियां थी जो कि खानाबदोश रूप से नहीं, ये सुनिश्चित रूप से इंडिया के अंदर आई लूटने के लिए। इसलिए भारत की राजनीति जो भूगोल है उसके अंदर समझा जा सकता है कि ये जातियाँ इंडिया के अंदर क्या लेने आई थी। ये जो
क्यों उनके अंदर मध्य एशिया में घोड़े और ऊँट जो मुख्य थे, उसके जो परिवहन के साधन थे, उनके ऊपर आए और आक्रमण किया और लूट के ये अपना सामान लेके चले गए। मैकेंडर ने जिस आधार एवं केंद्रीय क्षेत्र का वर्णन किया है, उसकी प्रमुख विशेषता नदी क्रम, रिवर ड्रेनेज की विशिष्टता है। इस विस्तृत क्षेत्र की नदियां आंतरिक नदी परिवहन की दृष्टि से व्यर्थ हैं तथा इसका बाहरी विशेष कोई संबंध नहीं। बोलगा, आक्सू, जैकरेट्स आदि नदियाँ खारे पानी की झीलों में गिरती हैं। ओबी, एनिसी, लीना आदि नदियाँ वर्ष भर जमे हुए आर्कटिक सागर में गिरती हैं। अतः पूरे एशिया का ये केंद्र ऐसा स्थल है जिसकी सामुद्रिक मार्ग से कोई संबंध नहीं है। जिनके संबंध में मैकेंडर ने लिखा है कि इतिहास के भौगोलिक ध्रुवी व यूरेशिया का विस्तृत क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ का या तो आंतरिक सागरों में जमे हुए आर्कटिक सागर में गिरती हैं, अतः जहाँ जहाज और सामुद्रिक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। मैकेंडर अपने मानचित्र के आधार या ध्रुवीय क्षेत्र के पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिण में स्थित क्षेत्र को आंतरिक या सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वृत्त का नाम दिया है, जिसका विस्तार यूरेशिया के स्कैंडिनेविया से मंचूरिया तक है, जिसके प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन है। अन्य देशों में पश्चिमी एशिया तथा अन्य पूर्वी एशिया के देश आते हैं। ये क्षेत्र अर्ध महासागरीय तथा अर्ध महाद्वीपीय है। इस क्षेत्र की नदियाँ महासागरों में जाकर गिरती हैं तथा उनका प्रत्येक संबंध भी महासागर से होने के कारण यह है सामुद्रिक आक्रमणों से भेद्य है। इस क्षेत्र के चारों ओर अन्य अर्धवृत्त हैं, जिनको उन्होंने बाहरी द्वीपीय अर्धचंद्राकार वृत्त की संज्ञा दी है। इसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान है। ये सभी क्षेत्र समुद्र द्वारा पृथक हैं। स्वेज नहर के बनने के पश्चात ये क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र से पूर्णतः पृथक हो गया। इस क्षेत्रों में सामुद्रिक एकता है, अर्थात ये महासागरों के माध्यम से एक दूसरे से संयुक्त हैं। मैकेंडर के इस पत्र पर अत्यधिक आलोचना प्रत्यालोचना हुई। मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित घोड़े तथा ऊँटों की गतिशीलता के आधार पर यदि इस क्षेत्र में रेलवे का विकास हो गया होता तो उसका महत्व कम हो जाएगी। मैकेंडर ने ये प्रपत्र प्रस्तुत किया उस समय रेलवे का विकास हुए केवल 60 वर्ष हुए थे। साथ ही ब्रिटिश निवासी थे जहाँ सामुद्रिक शक्ति का प्राधान्य था। अतः सामुद्रिक शक्ति का प्रभाव आंतरिक तथा बाह्य अर्धवृत्त तक ही होता अथवा अधिक से अधिक प्रभाव नदी बेसिन तक तो समुद्र में अपना जल ले जाती। इस प्रकार इस समय हवाई परिवहन का विकास भी नहीं हुआ था, अतः उसके प्रभाव का अनुमान संभव नहीं था। उन्होंने जिस मानचित्र का प्रयोग किया वह मर्केटरी प्रक्षेप था, जिसमें महासागरों का विस्तार विशेषकर आर्कटिक महासागर बहुत विस्तृत दृष्टिगत होता है। उपयुक्त प्रपत्र के 15 वर्ष बाद सन 1919 में मैकेंडर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें एक और पूर्व प्रस्तुत विचारों को विशद रूप से प्रस्तुत किया गया तथा दूसरे और नवीन विचार भी प्रस्तुत किए गए। इसी में इन्होंने सर्वप्रथम हार्टलैंड या हृदय क्षेत्र हार्ट लैंड शब्द का प्रयोग किया। ये हृदय क्षेत्र पूर्ववर्णित आधार क्षेत्र नहीं था, अपितु उसमें कुछ नवीन क्षेत्र जैसे मध्य निचले डेन्यूब के क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया भी सम्मिलित किए गए। ये हृदय क्षेत्र ऐसा स्थल वर्णित किया गया जहाँ जल राशि का प्रवेश संभव नहीं है। इसी में मैकेंडर ने अपने प्रसिद्ध विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए। जो पूरी यूरोप पर शासन करता है हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है। जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। इसका मतलब क्या है कि वही बात शुरू में बताई थी, इंग्लैंड जब ब्रिटेन वो सोता है तो विश्व सोता है। उसका कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ।
क्यों कि पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था। सूर्य से गया फिर दूसरी में गया। मैकेंडर के विचार पूरी यूरोप अर्थात जर्मनी तथा स्लाव द्वीपों हृदय क्षेत्र को, जिसके पश्चात विश्व द्वीप को और अंत में विश्व पर नियंत्रण स्थापित करेगा। विश्व द्वीप शब्द आंतरिक सीमावर्ती अर्धवृत्त के लिए ही प्रयोग किया गया है। मैकेंडर ने हार्टलैंड को पूर्णतया आक्रमण से सुरक्षित नहीं माना, अपितु एक निर्बल स्थल रूसी स्टेप क्षेत्र के क्षेत्र में व्यक्त किया है, जहां जर्मनी की सेनाओं ने 1917 में रूस पर आक्रमण किया था। उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि कोई भी शक्ति यदि हार्टलैंड पर अधिकार करना चाहेगी तो वह पश्चिमी से ही प्रवेश कर सकती है। दोनों विश्व युद्ध के आक्रमणों ने मैकेंडर के तथ्यों को आधार मिलता है। जर्मनी सेनाओं ने रूसी क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु अधिक अंदर तक वे इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी। यही हाल नेपोलियन के 1811 से 12 के आक्रमण के समय हुआ। मैकेंडर अपने विचारों में समय के साथ परिवर्तन किया, जो केवल 1904 के पश्चात 1919 के विचारों तक सीमित नहीं, अपितु 1943 में विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के सामरिक महत्व पर उन्होंने एक प्रपत्र फिर लिख डाला, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग्स ऑफ द पीस में प्रस्तुत किया। इस समय भी उसके विचार थे कि हार्टलैंड अभी भी पृथ्वी पर सर्वाधिक सुदृढ़ प्राकृतिक क्षेत्र है। इस समय उन्होंने पुनः हार्टलैंड की सीमाओं में परिवर्तन किया। उन्होंने येनिसी नदी के पूर्वी भाग का जो असमतल पठारी पर्वतीय कोणधारी क्षेत्रों का क्षेत्र था पृथक कर दिया। इस क्षेत्र को उन्होंने लीना क्षेत्र का नाम दिया, लीला लैंड। साथ ही उन्होंने हार्टलैंड के साथ मध्य क्षेत्र बेसिन शब्द का भी प्रयोग किया, जिसमें उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी यूरोप सम्मिलित किए। इन क्षेत्रों में अर्थात हार्टलैंड और मिडलैंड बेसिन के मध्य अनेक मरुस्थल जैसे सहारा, अरब, ईरान, इराक, तिब्बत, मंगोलिया आदि स्थित हैं। ये रिक्त पेटी लीना लैंड से अलास्का, कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल को सम्मिलित करते हैं। उन्होंने मानसून एशिया तथा दक्षिणी अटलांटिक बेसिन को भविष्य का क्षेत्र व्यक्त किया। मैकेंडर ने ये परिवर्तित दशाओं के कारण प्रस्तुत किया था। कल आपको मैकेंडर के विचारों की आलोचना समालोचना बताएंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू।